हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि प्रोफेसर नील्स बोर। प्रोफेसर नील्स बोर ने एक अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है तथा इसकी सीमाओं को भी समझाइए। ठीक है नहीं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कर्पकीडन और उसका जो निष्कर्ष पर आधारित मॉडल है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा दिया है और हाइगेन्स का द्वितीय तरंग सिद्धांतों के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। जाकर के देख लीजिए, सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर के सारे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। ठीक, वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब तक मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, आप जाकर के देख लें उनको। नियम फर्स्ट बुक से लेकर के आपके सेकंड बुक तक जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम केवल बोर के परमाणु मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ये बोर्ड में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ये आपका अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही, इसलिए इसको अवश्य तैयार करके जाएं, क्योंकि ये पिछले ईयर में आया था, 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2022 में भी आया था। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, इसको पूरा देखना है ताकि आपका ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में छूट ना जाए। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर नील्स बोर। इन्होंने क्या किया था, जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जो अपना दिया था उसके निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया, यानी कि उनकी कमियों को पकड़ा और उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक संशोधन रूप हम कह सकते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया था, उसके संबंध में ही नील्स बोर ने अपना एक मॉडल भी दे दिया था जिसको हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या करता है, यानी कि वृत्ताकार कक्षा में एक निश्चित कक्षा में गति करता है। ये नील्स बोर ने बताया था, परंतु रदरफोर्ड ने बताया था, यानी जब उन्होंने अपना मॉडल दिया था 1911 में, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, परंतु वो कक्षाओं के बारे में नहीं समझा सके। ठीक है, और देखिए, जब वृत्ताकार चक्कर लगाता है तो नील्स बोर ने कहा था कि वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि वो क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में वृत्ताकार क्या करता है, चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा में जिसकी ऊर्जा फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है। ठीक है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर में घूमता है तो ऊर्जा के हानि नहीं करता है। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, परंतु नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा सका था। आप जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने समझाया था। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूमता है तो क्या होता है, ऊर्जा की क्या करता है, उत्सर्जित करता है ऊर्जा को। जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वहां पर क्या बनना चाहिए था, सतत बनना चाहिए स्पेक्ट्रम, परंतु वहां पर क्या हो रहा था रदरफोर्ड वाले में कि रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। परंतु नील्स बोर ने उसकी कमियों को दूर किया था और इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूम रहा है वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जिनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये जब ये वृत्ताकार घूमते हैं तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी एक फिक्स ऊर्जा होती है और फिक्स कोणीय वेग होता है, यानी कोणीय संवेग होता है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक, और ये तो बात इन्होंने मानी कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, एक नाभिक होता है। देखिए, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक, दूसरी बात इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए, यानी कि इनका कोणीय संवेग। ठीक है नहीं, जब कोई भी कण मान लो कोई कण जब वृत्ताकार घूमता है
तो क्या करता है कि वो कोणीय वेग से भी घूमता है, और उसका जो वेग होता है उसका संवेग भी होगा, तो वहां पर एक कोणीय संवेग होगा। संवेग होता है P बराबर mv। यहाँ अगर कोणीय संवेग की बात करेंगे तो L से क्या करते हैं, दर्शाते हैं कोणीय संवेग को। तो L बराबर फॉर्मूला होता है L बराबर mv r स्क्वायर होता है। mvr क्या होता है, mvr होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, आपका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अभी मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। आप नोट कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये तो बताया था किसने, कि नील्स बोर ने। इन्होंने केवल अपनी 3 परिकल्पनाएं दी थी और तीनों परिकल्पनाओं पर इन्होंने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था उसकी कमियों को दूर किया था, परंतु इनकी भी कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है। इसलिए इसके मॉडल की भी कुछ कमियां हैं, इसकी सीमाओं को भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक बात और बताई थी कि अब जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, लाइनरी स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है। इन्होंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, निश्चित कक्षाओं में घूम रहा है, उस वक्त वो एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर के बाहर से जब तुम उसको एनर्जी दोगे तो दूसरी कक्षा में जाता है। जब दूसरी कक्षा में जाता है तो कुछ एनर्जी को स्टोर करके ले जाता है। आपको सोचिए कि निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को लेनी पड़ेगी। जब उसको ऊर्जा लेकर के जाता है तो जब जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, परंतु जब वहां से लौटता है तो उस वक्त क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यही कारण था कि लाइनरी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या थी, नील्स बोर की परिकल्पनाएं थी और इसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या की, ठीक है। नहीं मतलब नील्स बोर ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सभी परिकल्पना को लिखते हैं, उसके बाद उनको नोट कर लेना, ठीक है। एक बार और मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, फिर इसकी कमियों के बारे में देखेंगे। चलते हैं तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो चलिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, मैंने बताया था कि 1913 में प्रोफेसर नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, जिसके संबंध में नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। नहीं जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा गया, ठीक है। यानी कि 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था, तो 1913 में किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया। इन्होंने किसके सिद्धांत पे दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, यानी एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सबसे मेन बात थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बनता है परमाणु का, वो बन रहा था, वो किसके कारण बन रहा था, ठीक है। नहीं इसलिए तो यानी कि इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना ये मॉडल दिया था। अगर पूछ सकता है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किसके सिद्धांत पर दिया गया था, तो कह सकते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था, यानी मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। अच्छा देखिए इसकी बोर की परिकल्पनाएं क्या थी, यानी कि बोर की परिकल्पनाएं, यानी कि जो नील्स बोर थे इनकी क्या परिकल्पनाएं थी, क्योंकि इन्होंने इनके मॉडल से ही, मतलब जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर और रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर के इन्होंने वहां से जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था, यानी कि और उन कमियों को दूर भी किया था, ठीक है। परंतु ये कुछ कमियां फिर भी छोड़ गए, ठीक है। नहीं तो उनको हम देखेंगे अभी। तो बोर की परिकल्पनाएं क्या थी समझिए। पहली परिकल्पना यह थी कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। निश्चित का मतलब यह होता है कि उसी कक्षा में रह के चक्कर लगाएगा, दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा निश्चित है, ठीक है। नहीं क्योंकि उसकी जो क्षमता है ना घूमने की, वो उसी कक्षा में घूमने की है। तो देखिए ये तो नाभिक है और ये क्या है, इसका कक्षा है, ये भी क्या इसकी कक्षा है। तो मैंने यहाँ 2 कक्षाएं ली हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो निश्चित कक्षाएं होती हैं, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, ठीक है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये तो बताया था किसने, यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि वृत्ताकार घूमता है, परंतु इन्होंने कहा कि निश्चित कक्षाओं में घूमता है, निश्चित होती हैं वो कक्षाएं, ठीक है। चक्कर लगाता है। इन निश्चित कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहो, ठीक है। नहीं या इनको निश्चित कक्षाएं कहो जिनमें चक्कर लगाता है, ठीक है। नहीं तो ऊर्जा स्तर कहा जाता है। प्रत्येक निश्चित कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी प्रत्येक की जो कक्षा है, ये मान लो ये वाली पहली कक्षा है, ये दूसरी है,
तो इनकी ऊर्जा भाई अलग अलग होगी, सबकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगा सकते हैं, यहाँ नहीं चक्कर लगा सकते, ठीक है नहीं। और अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन निश्चित कक्षाओं को इन्होंने KLMN या संख्या 1 2 3 से प्रदर्शित किया, ठीक है नहीं। यहाँ पर मान लीजिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा ऐसे KL ऐसा करके इन्होंने दिखाया था, ठीक है नहीं। यानी कि इसको मान लीजिए, मान लो ऐसे ये वाली कक्षा मान लो K और फिर L और एक और लेंगे मान लो, तो वो आएगी आपकी कितनी, यानी कि KLMNO ऐसा करके इन्होंने लिया गया था। या तो आप इनको 1 2 करके ले सकते हैं, यानी कि 1 और 2 करके इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 2, क्योंकि मैंने इसमें 2 कक्षाएं बनाई हैं, और भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो KLMNO ऐसा करके बना सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने इनको मतलब KLMN से दिखाया था, क्लियर। तो ये कक्षाओं से संबंधित था। कक्षाओं का नियम किसने दिया था? नील्स बोर ने ही दिया था, ठीक है। दूसरी परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग MVR का मान h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो, यानी h/2π के पूर्ण गुणज के क्या हो, बराबर हो, ठीक है नहीं। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, चक्कर लगा सकता है, जिसका कोणीय संवेग कितना हो, एम उसके बराबर h/2π, यानी कि पूर्ण गुणज मतलब जो कक्षा है आपकी, वहां पहली कक्षा दूसरी कक्षा उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी कक्षा का और उसके h/2π का गुणा करेंगे तो जो निकल के आएगा वो कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार घूमता है तो वह कोणीय मतलब एक तरह से कोणीय वेग से घूमता है, इस प्रकार से, है ना। जब कोणीय वेग से घूमेगा तो वहां पर क्या होगा, संवेग तो होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु सीधी चलती है तो वहां संवेग होता है P बराबर mv। जब वृत्ताकार घूमती है तो वहां पर संवेग होता है उसका L बराबर mvr, ठीक है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, केवल तुमको ध्यान रखना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो। पूर्ण गुणज के बराबर यानी n क्या है, कक्षा की संख्या, पहली दूसरी तीसरी, इस प्रकार से। तो MVR बराबर n कोष्टक के अंदर h/2π इसके पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं तो बताइए इसका संवेग कितना होगा। पहली कक्षा के लिए आप निकालोगे इस वाली के लिए, तो इसके क्या निकल के आएगा, तो आप यहां रखिए, पहली कक्षा के लिए निकालोगे तो पहली कक्षा के लिए त्रिज्या भी होगी, ठीक है नहीं। और इसके लिए मतलब पहली कक्षा n मतलब 1, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा निकल के MVR1, ठीक है नहीं, बराबर होगा किसके, यहाँ पर आप 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो h/2π। इसका मतलब पहली कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होगा वो इस प्रकार से होगा, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं इसके निकालिए दूसरी कक्षा के लिए, तो दूसरी के लिए निकालोगे, दूसरी वाली के लिए मतलब ये वाली कक्षा के लिए निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए तो MVR2 बराबर होगा, यहाँ दूसरी कक्षा है तो इसका मतलब 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं, n की जगह 2, तो 2h/2π, क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका कोणीय संवेग होगा। ऐसे आप तीसरी चौथी पांचवी, तो यानी कि ये है कि पहली कक्षा का जो संवेग होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, तब पहली कक्षा में चक्कर लगा सकता है। दूसरी कक्षा का संवेग इतना होना चाहिए। इनकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला भी आता है, ऐसी बात नहीं है, इसका डेरिवेशन होता है, ठीक। यहाँ पर हम केवल परमाणु के बोर की क्या समझ रहे हैं, परिकल्पनाओं को समझ रहे हैं। तो ये कहां से निकल के आता है, यानी त्रिज्या वगैरह का फॉर्मूला भी होता है, कितनी त्रिज्या होती है पहली कक्षा से, दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, ठीक है नहीं। तो उसके लिए तो ये आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो कोणीय संवेग है वो पहली कक्षा के लिए वो h/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक है नहीं। मतलब पहली कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग है वो h/2π के बराबर होना चाहिए। दूसरी कक्षा के लिए जो संवेग है h/2π के बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा सकता है, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर लगाएगा, ठीक है नहीं। तो इन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो ये था इनका कोणीय संवेग संबंध दिया था इन्होंने, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग MVR बराबर n h/2π के बराबर होता है, क्लियर। तो ये था इनका। तीसरी परिकल्पना क्या थी, तीसरी परिकल्पना ये थी इनकी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षा में जब मान लीजिए इसमें लगा रहा है, ठीक है नहीं, तो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब जब जिसमें चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा को खोता नहीं है, हानि नहीं करता है। तो मान लेते हैं पहली कक्षा है तो इसके लिए जो एनर्जी मान लेते हैं वो कितनी है, इसके लिए जो एनर्जी है भैया वो है आपकी
E1 मान लेते हैं। कितनी एनर्जी है? E1 एनर्जी है। क्लियर? तो ये मतलब अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता जब उसी कक्षा में घूमता है तब वृत्ताकार तब, ठीक है नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पुनः जब लौटकर वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आएगा, इस वाली कक्षा में, तो क्या होगा कि ये कुछ एनर्जी लेगा। अब तो ऐसे तो जाएगा नहीं, बाहर से कुछ एनर्जी लेगा ये, ठीक है नहीं। तो थर्मल एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका कोणीय संवेग इतने के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो एनर्जी है वो इस कक्षा के बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं इस कक्षा की एनर्जी कितनी है भाई? E2 है, तो इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर? E2 है, परंतु जो रुकेगा नहीं वहां पर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुरंत लौट आएगा, मतलब तुरंत लौट आएगा, ठीक है नहीं। थोड़ी देर बाद ये तुरंत वहां से लौट आएगा, हाल की हाल। समय पछता इसमें ज्यादा नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या करता है? जैसे ये लौटता है यहाँ से, अब जैसे यहां से ये लौटेगा नीचे की तरफ, तो लौटेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? यहां से रिलीज करेगा एनर्जी को। क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को। तो यहाँ विकर्ण उत्सर्जित होंगे जिससे बनता था रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या बन रहा था? रेखीय स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो बस यही कह रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पुनः जब लौटकर वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्लियर? यानी समझिए, जब इसकी एनर्जी इतनी थी और इसने एनर्जी जब ले ली तो वो इसके बराबर हो गई। अब जब वापस आएगा तो इसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो E1 के बराबर होगी एनर्जी, ठीक है नहीं। तो जब वापस आता है तब के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मान लिया तो यहाँ H न्यू जो होता है वो होता है जो अपर कक्षा जो है उसकी एनर्जी और माइनस जो लोअर कक्षा है उसकी एनर्जी, माइनस कर देंगे तो इस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। प्लैंक के मतलब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी आपको। ये बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है। चलिए अब हम इसकी कमियों की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कौन कौन सी कमियां थी जिनको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके हम बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं यानी कि कमियां क्या थी, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सका, यानी जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो उसी की व्याख्या कर सका, जैसे लिथियम हो गया और हीलियम हो गया, ठीक है नहीं। यानी कि ये एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो हैं उनकी ही व्याख्या कर पाता है, ठीक है नहीं। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो था ये केवल हाइड्रोजन हो गया जैसे और आपका हाइड्रोजन हो गया और हीलियम, लिथियम ऐसे परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है नहीं। कितना हो? एक इलेक्ट्रॉन। तो यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ही व्याख्या कर सकता है, ठीक है नहीं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब नहीं कर सकता है, यानी कि ये जो मॉडल है नील्स बोर का। क्लियर? दूसरी बात, बोर का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके अंदर देखा कि किसी की तीव्रता कम, किसी की तीव्रता ज्यादा है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है नहीं। तीसरा देखिए, यह मॉडल विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करने में असफल रहा, यानी कि अलग अलग कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इनके बारे में बताने में यह मॉडल कैसा रहा? असफल रहा था, ठीक है। और आपका चौथा है, यह मॉडल जयमान प्रभाव तथा स्टार के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। अच्छा, जयमान प्रभाव और ये स्टार प्रभाव है क्या चीज? जयमान प्रभाव यानी कि समझिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है और किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, हाई चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो वहां पर जो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है, उनको विभाजित कर देता है, विखंडित कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो सूर्य के जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसको विखंडित करता है, यानी कि विक्षेपित करता है। तो ये इस प्रभाव के बारे में भी नहीं बता सके थे। और स्टार प्रभाव क्या होता है? स्टार प्रभाव ये होता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल जो रेखाएं होती हैं को विभाजित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रभाव के व्याख्या ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका। लास्ट देखिए, यह मॉडल स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म रेखाओं को समझाने में असफल रहा। सूक्ष्म रेखा मतलब, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो ये तरंगे निकल रही हैं और इसकी
जो सूक्ष्म रेखाएं हैं बन रही हैं, तो जब इनको जूम करके देखा गया तो उनमें क्या देखा गया, तो अलग अलग रेखाओं को देखा गया, परंतु उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये थी इनकी क्या कमियां थी। ठीक है, नहीं क्या थी इनकी ये कमियां थी कि इनको ये नहीं कर पाए थे। बाकी मैंने मॉडल तुम्हें तैयार करवा दिया है। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है और इसको जो इसकी जो कमियां हैं वो क्या होती हैं, वो मैंने यहाँ बता दी आपको। ठीक है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, यदि आपसे पूछता है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, उन कमियों को लिखिए, तो वो कमियां कौन कौन सी हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, दूसरा निश्चित कक्षाओं की खोज, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निश्चित कक्षाओं में वृत्ताकार जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार घूम रहा है, परंतु इन्होंने बताया कि निश्चित कक्षा में घूम रहा है और उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2 के पूर्ण गुणज हो। ठीक है नहीं, तो ये थी क्या रदरफोर्ड की मतलब कमियों को दूर किया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।